पब्लिक स्कूल। आज हम 7th क्लास के पाठ 13 को पढ़ेंगे। जिसका नाम है मुगल साम्राज्य की स्थापना एवं उत्कर्ष। इसमें हम बाबर, हुमायूं, शेर शाह व अकबर के बारे में पढ़ेंगे। आइए सीखें भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना किन परिस्थितियों में हुई। हुमायूं को किस कारण से निर्वासित जीवन अपनाना पड़ा। मध्यकालीन भारतीय इतिहास में शेर शाह का क्या स्थान है। अकबर ने मुगल साम्राज्य को किस प्रकार सुदृढ़ यानी मजबूत किया। अकबर के शासनकाल की विशेषताएं क्या थीं। बच्चों पिछले पार्ट में हमने सल्तनत कालीन प्रशासन एवं जनजीवन के बारे में जाना। अब हम मुगल साम्राज्य की स्थापना के बारे में जानेंगे। बाबर के आक्रमण के समय भारत में राजनीतिक अस्थिरता थी। ऐसी केंद्रीय सत्ता का अभाव था जो राजनीतिक एकता को स्थापित कर सीमा सुरक्षा की व्यवस्था कर सके। भारत की उत्तर पश्चिम सीमा असुरक्षित थी और आक्रमणकारियों को रोकने वाली कोई शक्ति नहीं थी। इसके अतिरिक्त राजनीतिक वैमनस्यता, षड्यंत्र और शत्रुता व्यापक रूप से फैली हुई थी। दिल्ली पर लोधी वंश के इब्राहिम लोधी का शासन था, जिसमें अपने दुर्व्यवहार और अफगान अमीरों को अपना शत्रु बना लिया था। इन परिस्थितियों में परंपरा संघर्षरत राज्य किसी भी शक्तिशाली आक्रमणकारी का सरलता से शिकार बन सकते थे। बाबर, यहाँ हम बाबर के बारे में पढ़ेंगे। जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। बाबर का पूरा नाम है जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। भारत में मुगल राजवंश का संस्थापक था। वह तैमूर का वंशज था। तैमूर का वंश यानी उसका बेटा उसके खानदान में से था। सामान्य रूप से उसे मुगल कहा गया है। सन 1994 में बाबर को विरासत में फरगना मध्य एशिया में एक छोटा सा राज्य मिला। वहाँ अपनी स्थिति सुदृढ़ यानी मजबूत बनाने एवं राज्य विस्तार के उद्देश्य से उसने 5 बार भारत के विभिन्न स्थानों पर आक्रमण किया। उसने 5वें आक्रमण में उसने दिल्ली के अफगान शासक इब्राहिम लोदी को अप्रैल 1526 ईस्वी में पानीपत के प्रथम युद्ध में परास्त किया यानी हरा दिया। इस समय उत्तर भारत की राजनीतिक शक्ति राजपूत और अफगानों के बीच विभाजित थी। तत्कालीन मेवाड़ के महानतम राजपूत महाराणा राणा सांगा को बाबर ने 16 मार्च 1527 ईस्वी को आगरा के निकट खानवा के युद्ध में परास्त किया। 1528 ईस्वी में चंदेरी के युद्ध में मेदिनी राय की एवं 1529 ईस्वी में बाबर ने अफगानों को घाघरा के युद्ध में हराया। अब भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना का कार्य सरल हो गया यानी आसान हो गया। 26 दिसंबर 1530 ईस्वी को आगरा में बाबर की मृत्यु हो गई। बाबर की आत्मकथा तुजू के बाबरनामा है जो तुर्की भाषा में लिखी हुई थी। अब हम पढ़ेंगे हुमायूं। बाबर की मृत्यु के बाद उसका पुत्र यानी उसका बेटा हुमायूं दिल्ली की गद्दी पर बैठा। हुमायूं के 3 भाई थे, कामरान, अस्करी एवं हिंदाल। बाबर ने मुगल वंश की स्थापना तो कर दी थी, किंतु शत्रुओं से उसको सुरक्षित बनाने के लिए अधिक समय तक जीवित नहीं रहा। इसलिए हुमायूं को गद्दी पर बैठने के बाद अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। हुमायूं के प्रमुख प्रतिद्वंदी अफगान सरदार थे। इनमें शेर शाह मुख्य था। सन 1539 ईस्वी में शेर शाह ने हुमायूं को चौसा के युद्ध में परास्त कर उसे दिल्ली की गद्दी छोड़कर ईरान भागने पर मजबूर कर दिया। शेर शाह सूरी। शेर शाह बिहार की एक छोटी सी जागीर के अफगान सरदार का पुत्र था। उसके बचपन का नाम फरीद था। उसने निहत्थे एक शेर का शिकार किया था, इसलिए वहाँ के शासक ने उसे शेरशाह की उपाधि दी थी। बाबर के हाथों पानीपत और घाघरा के युद्ध में परास्त होने पर भी अफगानों की शक्ति पूर्ण रूप से नष्ट नहीं हुई थी। शेर शाह ने उसे पुनः संगठित यानी इकट्ठा
कर उनमें एक नई जान फूंक दी। उसमें अपनी प्रतिभा और साहस के बल पर हुमायूं को अपदस्थ यानी पद से हटा कर के दिल्ली के राज सिंहासन पर अधिकार कर लिया। हुमायूं को लगभग 15 साल यानी 15 वर्ष निर्वासित जीवन व्यतीत करना पड़ा। निर्वासित मतलब जंगलों में भटकते रहना पड़ा। इस अवधि में शेरशाह और उसके उत्तराधिकारियों ने उत्तर भारत पर शासन किया। शेरशाह के अल्पकालीन शासन का भारतीय इतिहास में प्रमुख स्थान है, क्योंकि उसने अफगानों की खोई हुई प्रतिष्ठा को पुनः स्थापित किया, यानी शान शौकत को दोबारा से स्थापित किया। प्राचीन शासन व्यवस्था को पुनर्जीवित कर उसमें मौलिक सुधार किए, जिसने भविष्य के लिए आधार स्तंभ का कार्य किया। 1539 ईस्वी में चौसा के युद्ध में एवं 1540 ईस्वी में कन्नौज के युद्ध में शेरशाह ने हुमायूं को परास्त किया। निर्वासित जीवन के दौरान 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को अमरकोट के राजा वीरसाल के महल में हुमायूं को अकबर के रूप में पुत्र रत्न प्राप्त हुआ। शेरशाह का शासन प्रबंध। शेरशाह मध्यकालीन भारत का महान शासक था। उसने शासन में जनता के हितों को सर्वोपरि रखा। जिस कुशल प्रशासन तंत्र की शेरशाह ने नींव रखी, उसका लाभ मुगलों को मिला। शेरशाह ने सैनिक प्रशासन, न्याय व्यवस्था और भू राजस्व के क्षेत्र में अनेक कार्य प्रारंभ किए थे यानी शुरू किए थे, जिनका अनुसरण बाद में अकबर ने किया, यानी जिसका काम बाद में अकबर ने किया। शेरशाह ने अपने साम्राज्य को प्रांतों में और प्रांतों को सरकारों में विभाजित किया, जिन्हें पुनः यानी दोबारा परगनों में विभाजित किया गया यानी बांटा गया। सरकारों और परगनों के अधिकारों को समय समय पर स्थानांतरित किया जाता था। उसने समान न्याय व्यवस्था लागू की थी तथा मुद्रा व्यवस्था में सुधार किया। उसके द्वारा चलाया गया चांदी का सिक्का, जो रुपया के नाम से जाना जाता था, वहाँ मुगल काल तथा उसके बाद 1835 ईस्वी तक प्रचलित रहा। उसने यात्रियों के लिए कुओं और सरायों की व्यवस्था की एवं वृक्षारोपण करवाया। शेरशाह ने मौर्य काल में निर्मित कलकत्ता में पेशावर को जोड़ने वाले पुराने राजमार्ग ग्रांड ट्रंक रोड का पुनर्निर्माण वर्तमान जीटी रोड करवाया। आगरा से राजस्थान एवं गुजरात तक तथा दक्षिण में ब्रह्मपुर तक सड़कों का निर्माण करवाया। उसने झेलम नदी के तट पर रोहतासगढ़ एवं दिल्ली के निकट शेरगढ़ नामक नगरों का निर्माण करवाया। बिहार के सासाराम नामक स्थान पर उसने द्वारा निर्मित मकबरा उसके मकान व्यक्तिगत तथा कला का अप्रतिम उदाहरण है। शिक्षा के क्षेत्र में उसने मदरसों का निर्माण करवाया। प्रशासन क्षेत्र में उसे अकबर का पूर्वगामी कहा जाता है। शेरशाह केवल 5 वर्ष ही का शासन कर सका। सन 1545 ईस्वी में जब उसे कालिंजर के किले को घेरा डाला था, तभी बारूद के एक ढेर में आग लगने से वहीं खड़े शेरशाह की मृत्यु हो गई। शेरशाह द्वारा बनाई गई सड़कें राज्य की नसें कहलाती थीं। वह केंद्रीय शासन में विश्वास करता था तथा विधायी, प्रशासनिक तथा न्याय की शक्तियां सम्राट के हाथों में थी। कर्मचारियों को नगद वेतन देने की व्यवस्था थी। समस्त भूमि की माप करवाई गई। गुप्तचर व्यवस्था मजबूत थी। सुदृढ़ यानी मजबूत। शेरशाह के उत्तराधिकारी अयोग्य सिद्ध हुए। उससे उत्तरी भारत के राज्य की स्थिति दुर्बल हो गई यानी कमजोर हो गई। प्रमुख सरदार और अधिकारी आपस में लड़ने लगे। हुमायूं ने इस स्थिति का लाभ उठाया। उसने ईरान के शाह की सहायता से कंधार और काबुल को जीत लिया। सन 1555 में हुमायूं ने बंगाल को जीतकर दिल्ली और आगरा पर कब्जा कर लिया। इस प्रकार भारत में फिर से मुगल शासन की स्थापना हो गई। सन 1556 में अपने महल के पुस्तकालय की सीढ़ियों से फिसलकर गिरने से उसकी मृत्यु हो गई। उसका पुत्र अकबर उसका उत्तराधिकारी बना। यहाँ से अब हम अकबर के बारे में पढ़ेंगे, उसके पुत्र के बारे में। अकबर का जन्म 1542 ईस्वी में अमरकोट सिंध
के हिंदू राजा वीरासाल के महल में हुआ था। उस समय हुमायूं शेर शाह से परास्त होकर हिंदू राजा की शरण में था, यानी शेर शाह ने उसे पराजित कर दिया था, यानी हरा दिया था। तो वो भाग गया था और फिर उसने एक हिंदू राजा के महल में शरण ली, यानी वहाँ ठहरा, वो वहाँ रहा। हुमायूं के बाद यानी पश्चात यानी बाद में सन 1556 में जब अकबर को बादशाह घोषित किया गया, तब उसकी आयु केवल 13 वर्ष थी। क्योंकि अभी वो बहुत छोटा था, इस कारण बैरम खां को उसका संरक्षण नियुक्त किया गया। राज्यारोहण के समय भारत में अकबर की स्थिति मजबूत नहीं थी। आदिल शाह सूर ने अपने प्रधानमंत्री हेम विक्रमादित्य के नेतृत्व में मुगलों को परास्त कर आगरा एवं दिल्ली पर अधिकार कर लिया था। पंजाब भी सिकंदराबाद सुर के अधिकार में था। राज्य की आर्थिक स्थिति भी बिगड़ी हुई थी। 1556 ईस्वी में हेम विक्रमादित्य एवं बैरम खां के बीच पानीपत के मैदान में घमासान युद्ध हुआ। इसे पानीपत का द्वितीय युद्ध कहा जाता है। इसमें हेमू परास्त हुआ और आगरा एवं दिल्ली अकबर के नियंत्रण में आ गया। आगरा को मुगल साम्राज्य की राजधानी बनाया गया। अगले 4 वर्षों तक बैरम खां प्रधानमंत्री एवं बादशाह के संरक्षण के रूप में सर्वोच्च स्थान पर रहा। 1560 ईस्वी में बैरम खां को हज के लिए मक्का भेजा गया, किंतु रास्ते में ही गुजरात में उसकी हत्या हो गई। अब शासन की बागडोर अकबर के हाथों में आ गई। अकबर ने विजय तथा साम्राज्य के सुदृढ़ीकरण की नीति अपनाई। जौनपुर, ग्वालियर, अजमेर, मालवा पर उसका अधिकार हो गया। मालवा और गोंडवाना राज्य विजय। इन दिनों 2 महत्वपूर्ण राज्य थे, मांडू और गोंडवाना। गोंडवाना गोंड राजाओं का राज्य था। अकबर के समय यहाँ रानी दुर्गावती शासन कर रही थी। आशफ खान ने गोंडवाना राज्य पर आक्रमण कर दिया। रानी दुर्गावती ने स्वयं तलवार लेकर शत्रुओं का डटकर मुकाबला किया, किंतु जब विजय की कोई आशा नहीं रही तो उसने स्वयं अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। अपनी स्थिति मजबूत करने के उद्देश्य से अकबर ने राजपूतों से वैवाहिक संबंध की नीति अपनाई। मेवाड़ अकेला ऐसा राजपूत राज्य था जिसमें अंत तक मुगलों की सत्ता स्वीकार नहीं की। हल्दी घाटी का युद्ध। 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी के मैदान में मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप और मुगल सेना के बीच घमासान युद्ध हुआ, जिसमें मुगल विजयी रहे, यानी मुगलों की विजय हुई। महाराणा प्रताप और उनके साथी सैन्य एकत्रीकरण के उद्देश्य से सुरक्षित स्थान पर चले गए। हल्दी घाटी में परास्त होने पर भी महाराणा प्रताप ने मुगलों से अपनी मातृभूमि को मुक्त कराने का संकल्प नहीं छोड़ा। अनेक कठिनाइयों के होते हुए भी चित्तौड़, अजमेर और मंडलगढ़ को छोड़कर वे सारे मेवाड़ को जीतने में सफल रहे। सारा राजस्थान उनके यश से गुंजायमान है। स्वयं अकबर भी महाराणा प्रताप की प्रशंसा करता था। सन 1597 में यह महान राजपूत सेनानी स्वर्ग सिधार गया। गुजरात को जीतकर अकबर ने उसे अपने राज्य में मिला लिया। गुजरात विदेशी व्यापार एवं वाणिज्य का प्रमुख केंद्र था। 1595 ईस्वी में अकबर ने कश्मीर, सिंध, उड़ीसा तथा बंगाल पर विजय प्राप्त कर उत्तर भारत में अपनी स्थिति सुदृढ़ बना ली, मतलब मजबूत बना ली। संपूर्ण भारत पर अपना आधिपत्य स्थापित करने के उद्देश्य से उसने दक्षिण की ओर कूच किया, यानी रवानगी ली। खानदेश, अहमदनगर, बीजापुर और गोलकुंडा के राज्यों को मुगल साम्राज्य में मिला लिया गया। उन दिनों अहमदनगर राज्य पर चांद बीबी अपने अवयस्क भतीजे की संरक्षा के रूप में शासन कर रही थी। उसने मुगल सेना का बड़ी वीरता से सामना किया और अंत तक हार नहीं मानी। जान बीबी की मृत्यु के बाद अहमदनगर का राज्य मुगल साम्राज्य में मिला लिया गया। अकबर की राजपूत नीति। अपने साम्राज्य का विस्तार करने के प्रयत्नों से अकबर ने समझ लिया था कि हिंदुओं के सहयोग से ही साम्राज्य को स्थिरता प्राप्त होगी। अकबर ने राजपूतों की ओर मित्रता का हाथ बढ़ाया।
उसने वैवाहिक संबंध स्थापित किए। अपने अधीन राजपूत राजाओं से उसने उदार व्यवहार किया और उसकी धार्मिक भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाई। अकबर ने राज्य के उच्च पदों यानी ऊंचे पदों पर राजपूतों की नियुक्ति की। अकबर की इस नीति का प्रभाव कुछ राजपूत राजाओं पर पड़ा। आश्वस्त होकर वे मुगलों की सेवा में आ गए। परिणाम स्वरूप मुगल शासन को अनेक वीर राजपूतों की सेवाएं प्राप्त हो गईं। अकबर की धार्मिक नीति। अकबर ने उदारता एवं सहिष्णुता की नीति अपनाई। उसने हिंदुओं के प्रति सहिष्णुता की नीति अपनाते हुए जजिया कर समाप्त कर दिया, गौ हत्या पर रोक लगा दी, साथ ही बलपूर्वक मुस्लिम बनाने तथा तीर्थ यात्रा पर कर पर भी रोक लगा दी। उसने सभी धर्मों के विषय में जानकारी प्राप्त करने के लिए फतेहपुर सीकरी में एक पूजा गृह यानी इबादत खाना का निर्माण करवाया। वहाँ पर अकबर सभी धर्मों हिंदू, मुस्लिम, पारसी, जैन, बौद्ध के विद्वानों के साथ सत्संग करता था। वह इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि सभी धर्मों के मूल सिद्धांत एक से हैं। सभी धर्मों के अच्छे सिद्धांतों में सामंजस्य स्थापित करने के उद्देश्य से अकबर ने दीन इलाही नामक एक समूह बनाया। दीन इलाही का शाब्दिक अर्थ था ईश्वर का धर्म। अकबर की शासन व्यवस्था। अकबर की शासन व्यवस्था नई नहीं थी। उसने तुर्क अफगान शासन पद्धति, विशेषतः शेर शाह के पद्धति को आंशिक परिवर्तनों के साथ अपनाया था। विशाल साम्राज्य 15 सूबों और सूबों जिले में बटे हुए थे। सूबेदार दीवान वित्त विभाग का अधिकारी, काजी न्याय विभाग का अधिकारी, फौजदार सैनिक अधिकारी, कोतवाल आदि महत्वपूर्ण अधिकारी होते थे। अकबर के समय के भूमि सुधार महत्वपूर्ण। इसका श्रेय अकबर के दीवान टोडरमल को है, जिन्होंने भूमि की नाप करवाई और भूमि की उर्वरा शक्ति के आधार पर लगान निर्धारित किया गया। राज्य की आय के दो मुख्य साधन थे, एक भूमि का लगान और दूसरा व्यापार कर। अकबर के काल में देश और विदेश में व्यापार प्रगति पर था, मतलब ऊंचाई पर था। कपड़े बुनना, रंगना, तस्करी, कढ़ाई, युद्ध सामग्री निर्माण, कागज बनाना, विभिन्न धातुओं के बर्तन बनाना आदि उद्योग धंधे तथा सूती वस्त्र उद्योग विकसित थे। व्यवसायों में कृषि मुख्य था। मछली पकड़ना, नमक बनाना, अफीम और शराब बनाना भी महत्वपूर्ण व्यवसाय था। पढ़ेंगे अकबर की मनसबदार व्यवस्था। अकबर साम्राज्यवादी शासक था। उसने सुसंगठित सैन्य व्यवस्था की स्थापना पर विशेष जोर दिया। गुप्तचर व्यवस्था व डाक व्यवस्था को सुधारा गया। मुगल राज्य की सैन्य प्रकृति को देखते हुए प्रशासनिक तंत्र को अब सैन्य स्तर पर संगठित किया गया। सरकारी सेवा करने वाले अधिकारियों को भी सैन्य पद दिए गए, जिन्हें मनसब कहा जाता था। इस पद को प्राप्त करने वाला अधिकारी सरदार मनसबदार कहलाता था। अपने अंतर्गत आने वाली सैनिकों की संख्या के अनुसार मनसब छोटा या बड़ा होता था। मनसब 1000 से 5000 तक के होते थे। सम्राट किसी भी मनसबदार की सेना का इच्छा अनुसार उपयोग कर सकता था। कुछ मनसबदारों को सेना के रख रखाव के लिए भूमि जागीर दी जाती थी, जबकि कुछ मनसबदारों को नगद वेतन भी दिया जाता था। साहित्य और कला का विकास। अकबर के काल में साहित्य और कला का अच्छा विकास हुआ। अब्दुल रहीम खान खाना, रस खान, अब्दुल फजल, फैजी सूरदास, तुलसीदास, केशवदास आदि प्रसिद्ध कवि थे और विद्वान इसी काल में हुए थे। अकबर ने संगीत तथा चित्रकला को भी संरक्षण दिया। विदेशों से चित्रकार आमंत्रित किए जाते थे यानी बुलाए जाते थे। चित्रकला में फारसी और भारतीय शैलियों का समन्वय होना शुरू हुआ। अब है वास्तुकला। इस काल में ही वास्तुकला में फारसी और ईरानी शैलियों के समन्वय से भवन बनाए गए। इलाहाबाद, आगरा और लाहौर में किले बनवाए गए। अकबर ने फतेहपुर सीकरी नामक शहर आगरा के निकट बसवाया। वहाँ सुंदर इमारतें बनवाई गईं, जिनमें दीवाने आम, दीवाने खास, पंचमहल, जोधाबाई का महल, बीरबल का महल, जामा मस्जिद, शेख सलीम चिश्ती की दरगाह व बुलंद शहर उल्लेखनीय हैं। अकबर कवियों, साहित्यकारों, चित्रकारों,
संगीतकों का संरक्षण था। उसके दरबार में गुणवत्ता को उच्च स्थान प्राप्त था। ऐसा माना जाता है कि अकबर के दरबार में निम्नलिखित 9 रत्न थे। ये नाम और इनकी कला। अब्दुल फजल विद्वान व सलाहकार, राजा मानसिंह अनुभवी सेनापति, राजा टोडरमल प्रसिद्ध भूमि सुधारक, तानसेन संगीतकार, बिरबल चतुर सलाहकार, हकीम हुक्काम राजवेद, अब्दुल रहीम खान खाना कवि, फैजी कवि व दार्शनिक, मुल्ला दो प्याजा मस्खरा मनोरंजन करता।